This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. कर्नाटक का एक इलाका है दशहरा बात कर रहा हूं 18-19 अप्रैल 2024 की। रात के लगभग 1:15 बजे के आसपास एक घर की पहली मंजिल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। उस घर का जो मालिक है, उसका जो बेटा है, उसकी आंख खुलती है और वो उस चीख पुकार की तरफ भागता है। ऊपर कौन है, क्या बात है, ऐसा बोलता बोलता वो सीढ़ियों के रास्ते ऊपर पहुंचता है और ऊपर जाने के बाद जब वो एक दृश्य अपनी आंखों से देखता है, उस दृश्य को देखने के बाद उसकी खुद की भी चीखें निकल जाती हैं और वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो अपनी माँ बाप को आवाज लगाता है और तेजी से चिल्लाता है कि माँ पापा जल्दी से ऊपर आओ, देखो यहाँ पर क्या हो गया है। जब उस लड़के ने लगातार आवाज लगाने की कोशिश की, इसके बाद फिर से एक आवाज आती है। अब की बार आवाज गोलियां चलने की थी। एक के बाद एक तड़ातड़ गोलियां चलती हैं और ये सभी गोलियां उस लड़के को मारी जा रही थी। दरअसल उस लड़के का नाम होता है कार्तिक बकाल और उसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। उस लड़के को गोलियां मारने के बाद वो शख्स जिन्होंने उसे गोलियां मारी थी, वो सीढ़ियों के रास्ते नीचे की तरफ आते हैं और एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर उसके दो व्यक्ति होते हैं। पहले का नाम होता है प्रकाश बकाल और दूसरे का नाम होता है उनकी पत्नी सुनंदा प्रकाश। प्रकाश बकाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता होते हैं और उनकी पत्नी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष होती हैं। इन दोनों ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था ताकि ऐसा न हो कि बदमाश उन्हें भी मार डालें। इसी के बीच मौका मिलते ही पुलिस को फोन किया जाता है और पुलिस भी तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ज्यादा वक्त नहीं लेती और जब पुलिस आ रही होती है तो वो सायरन बजाती है। पुलिस का सायरन सुनते ही बदमाशों की हिम्मत टूट जाती है और वो बदमाश वहां से मौका पाते ही भाग जाते हैं। इसके बाद पुलिस उनको विश्वास दिलाती है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, आप अब दरवाजा खोलिए। तो पुलिस की काफी मशक्कत के बाद पूरी तरह यकीन आने पर वो दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही वो अपने लड़के के कमरे की तरफ भागते हैं। उनके बच्चे के कमरे का दरवाजा खुला था, वहां पर कोई नहीं था। उसके बाद वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ यानी कि ऊपर की मंजिल की तरफ जाते हैं और वहां जाने पर जो दृश्य देखते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनके पीछे पीछे पुलिस भी ऊपर पहुंचती है। अब उनके लड़के की वहां पर खून से लथपथ लाश पड़ी थी, उनके बेटे की मौत हो चुकी थी। वो तेजी से रोने चिल्लाने लगते हैं और जब पुलिस भी अंदर का नजारा देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है। उनके बेटे के अलावा वहां पर 3 लाशें और पड़ी थी। अब ये 3 लाशें क्या थी, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। रात का समय था, काफी बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जंगल की आग की तरह तेजी से ये खबर फैलती है। बीजेपी नेता के बेटे की हत्या हो चुकी थी और साथ ही 3 और लाश थी। एक लाश थी 55 साल के परशुराम, उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनकी बेटी आकांक्षा की। उनकी जो बेटी आकांक्षा, अब पुलिस उनसे पूछती है कि ये लोग कौन हैं और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यानी कि जो घर के अब मालिक थे उनसे पूछा जाता है कि ये लोग, एक आपका बेटा है और 3 ये शख्स कौन हैं। तो वो बताते हैं कि 17 अप्रैल 2024 को उनके बेटे की सगाई थी और 18 अप्रैल 2024 को इनके जो रिश्तेदार थे, जो यहाँ पर ये मृत पड़े हैं, ये एक भाग्यनगर इलाका है, वहां के रहने वाले हैं। और बाकी रिश्तेदारों की तरह ये लोग भी 17 अप्रैल को सगाई के बाद यानी कि 18 अप्रैल को सगाई के बाद अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें रोक लिया गया क्योंकि उनकी बेटी आकांक्षा का जन्मदिन था और इन सब ने डिसाइड किया था कि आकांक्षा का जन्मदिन इकट्ठे ही मनाया जाएगा। इसलिए उन्हें रोका गया और उन्हें बोला गया कि आप कल चले जाना, और वो रुक गए। 18 अप्रैल के दरमियान जो रात थी जहां पर उसका जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये उसका आखिरी जन्मदिन होने वाला है। रात में ही घर में बदमाश आते हैं और बदमाश आने के बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मौत किस तरह से आती है। वो लोग वहां से जाने वाले थे, लेकिन उन्हें जन्मदिन मनाने के लिए रोका गया और उसके बाद यह हादसा हो गया। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। पहला एंगल जो पुलिस की नजर में आता है वो अक्सर लूटपाट का होता है, लेकिन पुलिस पूरे घर के अंदर एक एक चीज को देखती है। सब कुछ सही तरीके से रखा गया था, किसी चीज को छेड़ा नहीं गया था। कहीं कोई सामान की लूटपाट करने की कोशिश नहीं की गई थी, ना ही कोई नकदी, जेवर या किसी भी और कीमती सामान को छेड़ा गया था।
अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से यह पता लगाने की कोशिश करती है और घर वालों से भी पूछती है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं, या उन्हें किसी ने कोई धमकी तो नहीं दी थी, या किसी से तुम्हारा कोई पुराना वैर तो नहीं है। पुलिस अपने मामले की जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करते करते जो इस घर के मालिक होते हैं बीजेपी के नेता प्रकाश पाकली, वो उन्हें बताते हैं कि उसके जो चीज़ वो उन्हें बताते हैं पुलिस को सुनने के बाद लगता है कि यहाँ से शायद कुछ रास्ता मिल सकता है। वो पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने पहली शादी की थी, उससे एक बेटा था जिसका नाम विनायक था, और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की सुनंदा से, जिससे उनका बेटा पैदा होता है कार्तिक। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका जो बड़ा बेटा है विनायक, उसने एक जमीन मुझसे बिना पूछे ही बेच दी। उसके बाद हम दोनों बाप बेटों में विवाद हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटा ही दुश्मन बन गया हो। पुलिस ने जब यह बात सुनी तो पुलिस ने हालांकि हर एक एंगल पर जांच पड़ताल की, लेकिन इस बात को उन्होंने मेन सूत्रधार बनाया और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता चलाया कि जो 7 बदमाश घर के अंदर घुसे थे वो फ्रंट से नहीं आए थे, वो पाइपों के सहारे अंदर घर की खिड़की तोड़कर आए थे। वो बदमाश कौन थे? पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। कई टीमें बनाई जाती हैं, बड़े बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल मामला था, और कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाए। पुलिस को आखिरकार जो विनायक था वो पुलिस के हाथ लगता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो चौंकाने वाली बात बताता है। दरअसल वह बताता है कि पिछले कुछ दिनों से उसने एक जमीन बेच दी थी। इस बात को लेकर उसके पिता बहुत ही नाराज थे और जब उसने पता करने की कोशिश की तो उसके पिता ने उसे धमकी दी कि वो उसके बाकी की जमीन और जो संपत्ति थे वो भी उसके सौतेले भाई यानी कि उसके छोटे सौतेले भाई के नाम कर देंगे। इसलिए वो बहुत गुस्से में था और उसने अपने पिता, अपनी माँ और अपने सौतेले भाई को मरवाने की चाल चली। उसके बाद वो एक इलाका पड़ता है राजीव नगर, वहां पर जाता है। वहां के रहने वाले फिरोज काजी से वो संपर्क करता है और उसे बताता है कि उसे इस तरह से 3 कत्ल करवाने हैं। इसके लिए 65 लाख रुपए की राशि तय की जाती है और 2 लाख रुपया एडवांस दिया जाता है। वो फिरोज काजी को बताता है कि उसके घर के अंदर सिर्फ 3 ही सदस्य रहते हैं, उनके घर में और कोई नहीं रहता। फिरोज काजी 6 लोगों को हायर करता है, जिनमें जिशान, साहिल, सोहेल, सुल्तान शेख, महेश वाहिद, इन 7-6 लोगों को तैयार करता है और कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। अब कोई तारीख तय नहीं की जाती, आखिरकार इस काम को किस दिन अंजाम देना है कोई भी बदमाश नहीं जानता था और उनको ये भी नहीं पता था कि घर में कोई मेहमान तो नहीं है या कोई फंक्शन तो नहीं हुआ। तो 17 तारीख को कार्तिक की सगाई थी और 18 तारीख को उनके यहाँ पर जो मेहमान थे जो पड़ोसी जिले के थे, उनमें जो बाप बेटा और बेटी थे वो यहाँ रुके हुए थे। जैसे कि पहले बताया गया, वो जाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें ये बोलकर रोका जाता है कि उनकी बच्ची का जो जन्मदिन है वो हम सब इकट्ठे मनाएंगे। बदमाश इस बात को नहीं जानते थे, वो सीधा उस घर में पहुंचते हैं और उनको जो नक्शा दिया गया था वो उस नक्शे के हिसाब से उस कमरे में पहुंचते हैं जहां पर बीजेपी के नेता और उनकी पत्नी सोती थी। लेकिन यहीं पर एक किस्मत, एक नसीब की बात होती है कि वहां पर वो लोग नहीं सोते उस दिन, उनकी जगह पर वो जो मेहमान होते हैं वो सोते हैं। अब मेहमानों वाले कमरे में ये लोग पहुंचते हैं, बदमाश पहुंचते हैं और उन मेहमानों की चाकू गोद गोद कर हत्या कर देते हैं। सबसे पहले परशुराम को मारा जाता है, जब उसकी बीवी उठ जाती है तो उसको भी कब्जे में लिया जाता है और उसको भी चाकुओं से ही गोद गोद कर मारा जाता है। उसके बाद उनकी बेटी उठती है, बेटी के शोर शराबे से नीचे बैठा जो उनका बच्चा होता है यानी कि कार्तिक, उस बीजेपी नेता का बेटा, वो उठता है, वो भी ऊपर कमरे की तरफ आता है। अब बेटी को जो कि आकांक्षा होती है उसे तो चाकुओं से ही मारा जाता है, लेकिन जो उनका जो बेटा ऊपर आया था उसे गोलियों से मारा जाता है और इन्हीं गोलियों की आवाज सुनने के बाद जो बीजेपी के नेता थे वो खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और इस तरह से ये पूरा राज खुलता है और 65 लाख में ये सुपारी दी गई। 2 लाख रुपया एडवांस दिया जा चुका था। इसके बाद क्योंकि काफी बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था, दर्शक जो वहाँ की जनता थी उसमें काफी रोष था, वो लोग घेराव करते हैं, वहां पर जुलूस वगैरह निकालने की कोशिश की जाती है और पुलिस भी तुरंत ही तकरीबन 72 घंटों के अंदर सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस काफी होशियारी से काम करती है और 72 घंटों के अंदर ही ये पूरा केस रिजॉल्व कर दिया जाता है और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोशल मीडिया के तहत ये खबर तेजी के साथ फैलती है और लोगों का गुस्सा इसके बाद कुछ शांत होता है। तो देखिए दोस्तों, इस कहानी में किस तरह से आप देखते हैं कि जो ये सौतेली माँ, सौतेले बाप, इस तरह की चीज़ें फिल्मों में दिखाई जाती हैं, असल ज़िंदगी में भी उतनी ही भयानक हो जाती हैं कई बार।
वो कनेक्शन बच्चों का जुड़ नहीं पाता जो उनके असली माँ बाप से होता है, और वो अक्सर ही जो वो दूसरा शख्स होता है जिसने, चाहे वो माँ हो या बाप हो, जिसने दूसरी शादी की होती है, उसको भी बच्चे विलेन ही समझ लेते हैं। तो दूसरी चीज़ ये कि आप देखिए, जब किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। एक परिवार जो वहाँ से जाने वाला था उसे रोका गया और उस कमरे में वो गलती से सो गए जहाँ पर घर का मालिक सोता था, और उनको मार दिया गया। बहुत ही अजीबोगरीब ये कहानी थी, और ये कहानी कहीं ना कहीं आजकल का जो खोखलापन है रिश्तों में, एक मर्यादा है, उसको भी दर्शाती है कि किस तरह से इंसान आजकल खोखला हो चुका है। इसके अलावा उन सभी दर्शकों का थैंक यू जिन्होंने कमेंट किया, अपना समय निकाल कर हमें बताया कि वो इस वीडियो के बारे में कैसा सोचते हैं। हमारे रिसेंट वीडियो में जो दिल्ली का जिम कांड था उसके बारे में एक हमारे व्यूवर ने कमेंट किया था कि भगवा केसरी उनका नाम है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि मैं कभी भी अपनी पत्नी को पुरुष जिम ट्रेनर के पास नहीं भेजता। उसी का रिप्लाई एक हमारे अन्य सब्सक्राइबर ने किया। उन्होंने बताया कि और अगर औरत जिम ट्रेनर हो और वो लेस्बियन हो तो क्या। बिल्कुल सही बात है, इसमें महिला या पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक पर्सनल चॉइस होती है, जिसने चीट करना है उसने चीट कर ही लेना है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी इस तरह का एंगल नहीं है कि पुरुष जिम ट्रेनर होगा तो ऐसा हो जाएगा या महिला जिम ट्रेनर होगी तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल जिसने चीट करना है उसने कर ही लेना है। उसके अलावा एक गलती के लिए माफ़ी मांगनी थी। हमारे पिछले वीडियो में हरिद्वार वाला जो लिव इन का वीडियो था उसमें हमने बताया था कि हरिद्वार उत्तर प्रदेश में है, तो दर्शकों ने एतराज़ उस पर जताया, तो हम माफ़ी मांगते हैं कि वो उसमें उत्तर प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में है। तो वो चीज़ सुधार ली गई। अभी हम वीडियो को तो एडिट नहीं कर सकते, लेकिन थैंक्स फॉर आपको बताने के लिए, हमारी नोटिस में लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा हमें कुछ और कमेंट्स भी आए हैं जो हम स्क्रीन पर लगा रहे हैं। हमें स्वास्तिका सिंह ने कमेंट किया है और उन्होंने बताया है कि कैसे हमारे वीडियोस को पसंद करती हैं, चैनल को लाइक करती हैं, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की थी कि हम लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत बोलें। तो कोशिश करेंगे कि लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलें, लेकिन थोड़ा सा एक एप्रिसिएशन मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है जब कोई लाइक एंड कमेंट करता है। और जब कोई लाइक एंड कमेंट नहीं आता तो थोड़ा सा इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। तो बस वही एक छोटा सा पर्पज़ उसका होता है। बाकी आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, वो दिख ही रहा है। धीरे धीरे हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने ये भी लिखा कि वो कहाँ से हैं, तो इनका मैंने ये सिटी खोल के देखी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। काफ़ी अच्छे फोटोग्राफ्स उसमें गूगल पे दिखाए गए हैं, तो मैंने वो कुछ देखे थे। तो कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वास्तिका सिंह का भी। और इसी तरह आप चैनल पर बने रहिए, आगे हम बढ़ते रहेंगे। और क्राइमपीडिया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।